अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल के एक और नई तारीखी वीडियो के साथ मेरे तमाम नाजरीन को खुशामदीद। कुरिल्श उस्मान का सीज़न 5 इस वक्त रेटिंग के उरूज पर है और पूरी शान और शौकत के साथ मदाहों के दिलों में घर कर चुका है। और इस सीज़न में कहानी उस्मान बे के तारीखी दुश्मन गरमियान कबीले और उस्मान बे के गिर्द घूम रही है। और इस सीज़न में गरमियान कबीले को लाने की वजह यह है कि ये वो इमारत थी जिसकी सरहदें उस्मान बे की इमारत की सरहदों के साथ मिलती थी। और ये इमारत उस वक्त अनातोलिया की ताकतवर तरीन इमारतों में से एक थी, जिसके सरदार का नाम याकूब बे था। इन्हें याकूब बे अव्वल भी कहा जाता है, जिनके बेटे महमद बे का किरदार कुरिल्श उस्मान में मौजूद है। और इसके बारे में मद्दाहों को खास तौर पर दिलचस्पी है कि इनके किरदार की तारीखी अहमियत क्या है। और जिस तरह की दुश्मनी महमद बे और ओरहान गाजी के दरमियान इस सीजन के शुरू से ही दिखाई जा रही है, तो क्या इन दोनों इमारतों के सरदारों के बेटों की ऐसी दुश्मनी का सबूत तारीख से मिलता है या नहीं। तो नाजरीन इकराम, मेरी आज की वीडियो गरमियानों के सरदार याकूब बे के बेटे महमद बे के बारे में है और हम जानेंगे कि इनके किरदार की तारीखी अहमियत क्या है और इनकी और ओरहान गाजी की दुश्मनी का क्या अंजाम हुआ। क्या याकूब बे की तारीखी तौर पर महमद बे के अलावा भी और कोई औलाद थी? महमद बे को चाहे शादा क्यों कहा जाता है और इसका क्या मतलब है? और उस्मान और गरमियान कबीले के दरमियान पहली रिश्तेदारी कब हुई और इस रिश्तेदारी से किस इमारत को ज्यादा फायदा हुआ? तो आइए नाजरीन इकराम, ये सब मालूमात जानने के लिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जहाँ तक कुरिल्श उस्मान की बात है, तो इसमें हमें ये दिखाया जा रहा है कि महमद बे याकूब बे का बेटा है, जो कि ये समझता है कि अगर तुर्कों को रियासत कायम करने का हक सल्जूकी सल्तनत के बाद है, तो वो सिर्फ इसके वालिद याकूब बे को हासिल है और इनके बाद ये रियासत विरासत में इसके पास आ जाएगी। इस वजह से वो उस्मानी इमारत, उस्मान गाजी और उनके बेटे ओरहान गाजी को अपना दुश्मन समझता है। तो नाजरीन इकराम, कमोबेश यही सूरत हाल तारीख पढ़ने से भी हमें नजर आती है। और पहले उस्मान बे और इनके बाद फिर ओरहान बे से दुश्मनी महमद बे को अपने वालिद याकूब बे की तरफ से विरासत में मिली थी। लेकिन नाजरीन इकराम, महमद बे की दुश्मनी को सही तरह से जानने के लिए जब तक आप लोग याकूब बे और उस्मान बे की दुश्मनी के बारे में बनाई गई मेरी ये वीडियो ना देख लें, तब तक आप लोगों को महमद बे की तारीख पूरी तरह समझ नहीं आएगी। क्योंकि मैं अगर यहाँ याकूब बे और उस्मान बे की दुश्मनी की तफसीलात बयान करने लगूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ फोकस सिर्फ महमद बे और ओरहान गाजी पर करना चाहती हूँ। लेकिन इनकी दुश्मनी की समझ आप लोगों को तभी आ सकती है जब तक आप लोग ये न जान लें कि याकूब बे की तरफ से तारीखी तौर पर उस्मान बे के खिलाफ कौन कौन सी साजिशें की गई और इनका क्या अंजाम हुआ। तो इन तमाम हालात पर मेरी ये वीडियो मौजूद है। और नाज़रीन इकराम, इस दुश्मनी की पहली वजह उस्मान बे की इमारत का रकबे में छोटा होने के बावजूद गरमियान कबीले के असर और रसूख को ना मानना और उनकी अतात कबूल न करना था। जबकि गरमियान कबीले की दुश्मनी की दूसरी वजह ये थी कि गरमियान कबीले की इमारत रकबे में, वसाइल में, जंगजुओं की तादाद में और आबादी में, यानी कि हर लिहाज से उस्मान बे की इमारत से बड़ी थी। इब्न फजलुल्लाह अल उमरी, जिन्होंने 14वीं सदी के वस्त में अनातोलिया के हालात के बारे में काफी कीमती मालूमात दी हैं, तो ये हालात इब्न फजलुल्लाह ने 2 सयाहों से नकल किए हैं, जिनमें से पहले सयाह का नाम हैदर ओरियान है और दूसरे सयाह का नाम जनवेजली बालाबन है। और इन दोनों सयाहों का दावा था कि गरमियानों का सरदार तुर्क सरदारों में सबसे बड़ा था। हैदर ओरियान के मुताबिक गरमियानों के पास 4000 घुड़सवार सिपाही थे, जबकि जनवेजली बालाबन के मुताबिक गरमियान कबीला जंग पेश आने पर 2 लाख घुड़सवार और पैदल फौज को मैदान में उतारने के काबिल था। जबकि नाजरीन इकराम, उसी दौर में उस्मान बे के पास जो फौज थी उसकी तादाद 20,000 थी और याकूब बे को तो हर साल बाज़ंतीनी सल्तनत भी 1 लाख दीनार टैक्स और कीमती अशिया भिजवाती थी। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा कर सकते हैं कि अपनी सरहदों के साथ कायम उस्मान बे की एक नन्ही मुन्नी सी इमारत को अपने सामने क्या समझता होगा। तो बहरहाल याकूब बे की जिंदगी में उनकी रकाबत उस्मान बे के साथ चलती रही और 1340 में जब याकूब बे की वफात हुई तो उसके बाद उनके बेटे महमद बे तख्त नशीन हुए। जबकि आप लोग जानते हैं कि उस्मान गाजी की वफात बुरसा के मुहासरे के दौरान 1324 में हो चुकी थी और उस्मानी इमारत के वारिस ओरहान बे तेजी से बाज़ंतीनी इलाकों में फतुहात हासिल कर रहे थे। और आगे बढ़ने से पहले मैं इस पर बात करना चाहूंगी कि क्या महमद बे के अलावा याकूब बे का कोई और बेटा भी था या नहीं। तो नाज़रीन इकराम, अगर तारीख को खंगाला जाए तो कुताहिया, जो कि गरमियान इमारत का दारुल हुकूमत शहर था, तो वहाँ मार्बल से बनी एक तख्ती बरामद हुई है
जो कि 1363 की है, और इस पर दर्ज है कि महमद बे का एक और भाई भी था जिसका नाम मूसा था। लेकिन नाज़रीन इकराम, उस पत्थर पर तो ये मालूमात दर्ज है, लेकिन इसके अलावा कहीं भी याकूब बे की किसी और औलाद का जिक्र मौजूद नहीं। बहरहाल महमद बे ने गरमियान कबीले की सरदारी का ओहदा हासिल करने के बाद चाहे शादां का लक़ब इख्तियार किया, और चाहे शादां नाम के बारे में ये भी कहा जाता है कि यह महमद बे का प्यार का नाम था। इस नाम को अगर उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो मतलब बनता है कामयाबियों से भरा वो कुआं जिससे जमीन सैराब होती है। तो गरमियान कबीले के सरदार की गद्दी संभालते ही महमद बे ने कुला और अनगिर के इलाके जंग के जरिए वापस ले लिए, जो कि काटालांस ने गरमियानों से छीन लिए थे। और महमद बे ने 1340 से 1361 तक गरमियान इमारत पर हुकूमत की, लेकिन इस दौरान भी उनके उस्मानियों से कभी भी ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए थे, और उन्हीं दिनों ओरहान गाजी अपनी सल्तनत को वसी करने की कोशिश कर रहे थे जो उन्हें उस्मान बे की तरफ से मिली थी। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ ये बात काबिल गौर है कि जिस तरह याकूब बे ने कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि वो उस्मान बे के खिलाफ बाकायदा फौज निकाल कर मैदान जंग में आ जाए, तो इसी किस्म की जुर्रत महमद बे को भी ओरहान गाजी के खिलाफ कभी करने की ना हुई। इसलिए दोनों इमारतों के सरदारों ने अपनी अपनी फतुहात पर फोकस किए रखा, लेकिन आपस में कभी ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश नहीं की। और महमद बे के एक बेटे का नाम तारीख में मिलता है जिसका नाम सुलेमान शाह था, और यही वो शख्स था जिसके दौर में गरमियानों की उस्मानियों से सुलह हुई। और वो इस तरह कि महमद बे की वफात के बाद सुलेमान शाह 1361 में गरमियानों का सरदार बना, और उस दौर के कागजात के मुताबिक उनका लक़ब शाह चलबी था। और एक मौरिख शेख ओगलो मुस्तफ़ा ने अपनी किताब खुर्शीद नामा में उस दौर के तमाम हालात लिखे हैं, और उस दौर के हालात कुछ यूँ थे कि महमद बे का बेटा सुलेमान शाह एक तरफ इमारत करमान से खौफजदा था, और दूसरी तरफ तेजी से फैलती उस्मानी इमारत उसकी नींदें उड़ा रही थी, और वो इस कोशिश में था कि किसी तरह अपनी गरमियान इमारत को बचा ले। इस मकसद के लिए वो अपनी बेटी दौलत खातून की शादी उस्मानी सुल्तान मुराद अव्वल के बेटे बायजीद से करने का ख्वाहिशमंद था। याद रहे कि मुराद अव्वल ओरहान गाजी और होलोफिरा के बेटे और उस्मान गाजी के पोते का नाम था। मुराद अव्वल ने सुलेमान शाह की इस पेशकश पर खुशामदीद कहा, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो उस्मानियों की पोजीशन एनातोलिया में और भी मजबूत हो जाती। इसलिए सुल्तान मुराद अव्वल ने बुरसा के काजी मोहम्मद आफंदी और उनकी बेगम और अपने अमीर सिकंदर आगा और उनकी बेगम को कोताहिया भेजा ताकि दौलत खातून का रिश्ता मांगा जाए। जवाब में सुलेमान शाह ने इसहाक फकी, जो कि उस दौर के नामवर आलिम थे, एक जवाबी खत देकर उस्मानी दारुल हुकूमत भेजा, और साथ में तोहफे भी भेजे जिनमें कीमती गरमियान अतलस कपड़ा और सोने और चांदी की तारों से बने कपड़े शामिल थे। जबकि दुल्हन को जहेज में कोताहिया, सिमाव, एग्रीगोज और तफसानली के इलाके देने का फैसला किया गया, और इस फैसले से साबित हो गया कि उस्मानी अब दरमियान इमारत से शान शौकत और रोब और दबदबे में ज्यादा है। और ये ऐसा फैसला था जिस पर आज भी बहस की जाती है कि सुलेमान शाह ने गरमियानों का दारुल हुकूमत कोताहिया जहेज की सूरत में उस्मानियों को कैसे दे दिया। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह ये शादी 1381 में हुई, और बायजीद, जो कि उस वक्त सुल्तान नहीं बने थे, उन्हें कोताहिया का इंतजाम संभालने भेज दिया गया। जबकि सुलेमान शाह ने कुला के इलाके में रिहाइश अपना ली और 1387 में वही वफात पाई। और नाज़रीन इकराम, आगे तफसील काफ़ी लंबी है, लेकिन यहाँ मुख्तसरन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि 1390 तक जर्मियानों की तमाम सरजमीन उस्मानियों के अंडर आ गई थी। लेकिन ऐसा आसानी से ना हुआ, बल्कि इसके पीछे भी जर्मियानों की कुछ साजिशें थी जो कि उन्हीं पर उलट पड़ी, और उनका फ़ायदा उस्मानियों को हुआ। तो बहरहाल ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।